नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, ये हमारे हॉस्टल वार्डन के क्रैश कोर्स की क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर विषय का अध्ययन कर रहे हैं। समय तो कम है दोस्तों और बीच बीच में कुछ तकनीकी खराबियों के कारण क्लास नहीं हो पाई, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करें। ठीक है, तो मैं पहले से आप लोग को बता दूं कि अपन थोड़ा तेज ही पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अपन। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, थोड़ा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा मैं लगाता हूँ। ठीक, तो आज हमको पढ़ना है वायरस के बारे में। अब अगर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो एंटीवायरस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है वायरस और एंटीवायरस की। ठीक, इसमें एक शब्द दिया है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस क्या होता है? पूरे दुनिया में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं किससे? इंटरनेट से। अब पूरे दुनिया में सूचनाएं इंटरनेट में बह रही है, तो इस सभी चीज को मिला के क्या बोल देंगे? साइबर स्पेस। कंप्यूटर और इंटरनेट को मिला के साइबर बोलते हैं और इसके जगह को बोल देंगे साइबर स्पेस। पूरे दुनिया में जितने कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना, और वो जो सूचनाएं उसमें बह रही है, वो है साइबर स्पेस। दूसरा है साइबर वॉरफेयर। अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से कोई वार करता है, वार कैसे करेगा? उसकी खुफिया जानकारी को चुरा लेगा, उसके कंप्यूटर को खराब करेगा, तो कंप्यूटर से लड़ना मतलब साइबर वार। ठीक है, उसके बाद साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब ये तो आप नाम सुने ही होंगे, किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी, केवल कंप्यूटर नहीं ना, केवल कंप्यूटर नहीं, किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण को औजार बनाकर अपराध करना क्या होता है? साइबर क्राइम होता है। ठीक है, अगर आप किसी का वीडियो भी अपलोड करते हो वो भी साइबर क्राइम है। अगर आप किसी के एटीएम से पैसा निकालते हो वो भी साइबर क्राइम है। अगर आप किसी के मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा करते हो, मैसेज भेजते हो, वो भी साइबर क्राइम है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण को औजार बनाकर अपराध करना। कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, हरिराम पटेल जी की बुक है। कंप्यूटर वायरस वो दोषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, दोषपूर्ण, है ना, प्रोग्राम होते हैं जो आप करना कुछ और चाहते हो और करते कुछ और हैं। ये नुकसान पहुंचाने के ही उद्देश्य से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके शरीर में बीमारी आती है, वैसी कंप्यूटर में वायरस आता है, फिर उसका इलाज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये एक प्रोग्राम ही होते हैं। जैसे आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपका प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है, निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, है ना, और सॉफ्टवेयर के समूह को क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या होता है? ये भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये दोषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, ये गलत प्रोग्राम होते हैं जो गलत काम करवाते हैं। ठीक है ना। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम कंप्यूटर को क्या होता है? हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पूछा गया है ना। वायरस, वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये सब क्या है? ये आपके क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। और इन सब वायरस को क्या बोला जाता है मिला के? इन सब वायरस को, वार्म को, ट्रोजन को, स्पाईवेयर को, इन सब को मिला के बोला जाता है मालवेयर। क्या बोला जाता है? मालवेयर। मालवेयर के अंदर ये सब आते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, है ना दोस्तों। चलिए, वायरस एक प्रोग्राम, छोटा कोड हो सकता है जो हमारी इच्छा के बिना हमारे कंप्यूटर में आता है और हमारे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को बिगाड़ देता है। ठीक है, ये मेल के जरिए आता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसके जरिए आता है। ठीक है, कैसे भी इंटरनेट के माध्यम से या फिर सीडी के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई मेल आपको भेजा है तो वो मेल में अगर वो वायरस भेजा है तो जब तक मेल खोलोगे नहीं, उसके अटैचमेंट को खोलोगे नहीं, वायरस नहीं फैलेगा। वायरस तभी फैलेगा जब आप उस प्रोग्राम को चलाओगे। अगर आपके कंप्यूटर में आप एक पेन ड्राइव लगाते हो, वो पेन ड्राइव को मत चलाओ, वायरस नहीं फैलेगा, जैसे ही चलाओगे फैलेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद
यहां तक हो गया। वायरस क्या क्या करता है जी, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कभी वायरस खराब नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर को ही खराब करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जैसे आपका शरीर है, शरीर किससे चलता है, ब्लड से। तो आपका शरीर है वो हार्डवेयर है, ब्लड है वो सॉफ्टवेयर है। अगर खून में खराबी हो गई तो शरीर भी ढंग से काम नहीं करेगा। सेम सॉफ्टवेयर में खराबी हो गई तो आपका कंप्यूटर भी ढंग से काम नहीं करेगा। अब मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जो आपके कंप्यूटर में कॉपी नहीं करने दे रहा है, तो कुछ भी चीज कॉपी करने की कोशिश करोगे कंप्यूटर से, वो कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज है। वायरस के बारे में आप लोग जानते हो और दैनिक जीवन में इसको देखे भी हो। ठीक है, उसके बाद वायरस फैलने के कारण नेटवर्क द्वारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, है ना, उसके बाद सॉफ्टवेयर कैसे भी चल जाता है। सबसे ज्यादा वायरस कैसे फैलता है मैं बता रहा हूं। आप लोग गूगल पे ब्राउजिंग कर रहे हो, वैसे ही आएगा फ्री में एंटीवायरस। आप लोग देखोगे फ्री में एंटीवायरस, एंटीवायरस को क्लिक कर लोगे। अब वो दिख रहा है एंटीवायरस, लेकिन अंदर उसके क्या है, वायरस है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्रैक वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, फर्जी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप YouTube, जैसे मान लो क्रैक वाला YouTube खोज रहे हो, YouTube में क्या है, ऐड नहीं आएगा, अच्छा चलेगा, फ्री में चलेगा, वीडियो आएंगे, मूवी आएंगे। अब वो दिख तो वैसे रहा है कि वो फ्री का YouTube है, लेकिन जैसे उसको डाउनलोड करोगे क्या होगा, वो आपका एंटीवायरस बन जाएगा, एंटीवायरस रहेगा और वो आपके कंप्यूटर को खराब करेगा। वायरस ईमेल से नहीं फैलता जब तक ईमेल को ना खोला जाए। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का प्रभाव, कंप्यूटर की कार्य को धीमा कर देगा, सॉफ्टवेयर को खराब कर देगा, कंप्यूटर के स्पेस को खा जाएगा, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा, कंप्यूटर बार बार हैंग होगा, खुद रिबूट होगा, जैसे काम करना है वैसे नहीं करेगा। कंप्यूटर वायरस के प्रकार, वायरस के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है ठीक है, डायरेक्ट एक्शन वायरस, यह वायरस उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर में .बैक्स फाइल पर होते हैं। ठीक है, एक्शन वायरस को नॉन रेसिडेंट वायरस या अनिवासी वायरस भी कहते हैं। ठीक है, कोई अपने उतने काम का नहीं है। ओवरराइट वायरस, यह एक मैलिशियस कोड ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो किसी प्रोग्राम को हटाकर उसके स्थान पर नया प्रोग्राम बना देते हैं, जिससे पूरा प्रोग्राम ओवरराइट हो जाता है, इसलिए ओवरराइट वायरस कहते हैं। यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा को डिलीट कर देता है। ओवरराइट वायरस क्या करेगा पता है, मान लो ठीक है, मैं एक फाइल बना के रखा हूं और उसमें मेरा पूरा डिटेल है, नाम, गांव, दुनियादारी। अगर उस फाइल में ओवरराइट वायरस आ गया ना, तो ये पूरे डिटेल को बदल देगा और कुछ नया डिटेल लिख देगा, ओवरराइट कर देगा, जो लिखा है उसके ऊपर लिख देगा। बूट सेक्टर वायरस, इसके बारे में पूछता है। बूट क्या होता है, कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, बूट कहते हैं। यह आपको हमेशा देखना आएगा। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है, नमस्कार, जिस जय जवान। ब्रांड का कंप्यूटर क्या आप रहता है भी उसका गवर्नमेंट नाम आता है, एग्जाम्स तो की नीचे तैयारी- बोलता है ये की दबाओ तो बूट मेनू खुलेगा, ये की दबाओ तो स्टार्ट मेनू खुलेगा। तो बूट कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया को कहते हैं बूट। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस बूट फाइल में रहता है और जितने बार कंप्यूटर चालू होगा उतने बार वो फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। मतलब ये कोरोना जैसा है, जितने लोगों से मिलेगा उतने लोगों को फैल देगा। तो बूट सेक्टर वायरस क्या है, जितने बार कंप्यूटर बूट होगा उतने बार वो फैलेगा। ठीक है, ये हो गया। कंप्यूटर के चालू होती बूट सेक्टर वायरस सक्रिय हो जाता है ना। अब नाम कितना ही याद करोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा तेज पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना, जहां काम करेगा वहां एकदम एफर्ट डालेंगे। हाँ, मैक्रो वायरस, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फाइल सिस्टम वायरस छोड़ दो। पॉलीमार्फिक वायरस, जब किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोड या इनक्रिप्ट करता है, अर्थात यह बार बार अपनी कॉपी बनाता है और हर बार अपना नाम और पता बदल लेता है। यह इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, हर बार यह अपना नाम बदल लेगा। अब नाम बदलेगा ना, इसीलिए इसको पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस को पकड़ना मुश्किल है। यह अपनी कॉपी बनाएगा, पहले किसी और नाम से बनाएगा, दोबारा किसी और नाम से बनाएगा, तो कितने को खोजते रहोगे। ठीक है, फैट वायरस, यह फाइलों के लोकेशन व खाली मेमोरी के स्थानों के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए होता है ना। ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, मल्टीपाराइट वायरस, यह वायरस कई तरीकों से फैलता है, यह कंप्यूटर के कई भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, रेसिडेंट वायरस, यह अपने आप को सिस्टम मेमोरी में स्थित कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खोले जाने वाली सभी फाइलों को प्रभावित करता है। यह रैम में छुपा होता है तथा दोषपूर्ण कोड निष्पादन को भी वही करता है। यह एक है कौन सा वायरस, आपका रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस कहां छिपा होता है दोस्तों, रैम में छिपा होता है। ठीक है, और यह स्थायी रूप से अपने आप को स्थापित कर लेता है और जितने बार फाइल खोलोगे उतने बार प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहां तो इतना कुछ काम का था नहीं। वायरस आपको पता है, मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
मालवेयर कंप्यूटर सिस्टम में व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकता है, आपके कंप्यूटर को धीमा कर सकता है, आपके इच्छा के बिना ईमेल भेज सकता है। सारे वायरस के लिए मालवेयर शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यही चीज मैं बना था, चाहे वायरस हो, ट्रोजन हो, वाम हो, जो भी हो, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मालवेयर। ये एक बार पूछा है, ठीक है, ये एक बार पूछा है। जितने टाइप के भी वायरस है सबको क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है। परंतु सभी मालवेयर वायरस नहीं कहलाते। मालवेयर के उदाहरण क्या है? अब देखो, ये आपको याद रखना होगा। वायरस, ट्रोजन हार्ट, स्पाईवेयर, एडवेयर, की लॉगर, ये सब क्या है? मालवेयर है। जिस प्रकार वायरस को खोजने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम किया जाता है, उसी प्रकार मालवेयर खोजने के लिए एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मालवेयर। मालवेयर कैसे फैलता है? ठीक है, आपके नेटवर्क से फैलेगा, दूसरे कंप्यूटर से कुछ लाओगे तो फैलेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने काम की चीज आ गई। ठीक है, कुछ एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम। बिट डिफेंडर, ये क्या है? एंटी मालवेयर भी है, एंटीवायरस भी है। नॉर्थन 360, वेब रूट, मैकफी, ट्रेंड माइक्रो, मालवेयर बाइट्स और वाइपर, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो और एंटीवायरस यूज करते हो तो आपको एंटीवायरस का नाम याद रहेगा। ठीक है, अगर आप यूज ही नहीं किए हो तो कैसे याद करोगे? पर आपको याद करना है। इसमें एक और एंटीवायरस आता है क्या? नेट प्रोटेक्टर, एनपीएवी, है ना। तो बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर काफी अच्छा रहता है। ठीक, मैं यही यूज करता हूं, बिट डिफेंडर, है ना। थोड़ा कॉस्टली रहता है लेकिन ये अच्छा रहता है। ठीक है, नॉर्थन 360, ये भी अच्छा है। वेब रूट ये नहीं किया हूं, मैकफी यूज किया हूं, एवरेज रहता है ना। ट्रेंड माइक्रो, मालवेयर बाइट्स और वाइपर, ये क्या है? एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है। अगर इसको चलाओगे, देखो एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं मैं बता रहा हूं, एकदम एक ही बार बताऊंगा, अच्छे से समझना। ये सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिए हो, ठीक है, एंटी मालवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिए हो। ठीक है, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेट से जो भी वायरस आएगा उसको कौन डिटेक्ट करेगा? एंटी वायरस और एंटी मालवेयर करेगा। ठीक है, एंटी वायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर उन्हीं वायरस को डिटेक्ट करता है जो सर्वर में पहले से लिस्टेड है, जो सर्वर में पहले से लिस्टेड है ना। उसके जो सर्वर है, जैसे मैं बिट डिफेंडर के सर्वर में जितने भी वायरस हैं, जैसे बिट डिफेंडर के सर्वर में ए, बी, सी, डी, एफ, ये पूरे वायरस रजिस्टर है और इनके लिए पैच बना लिया गया है, इनको ठीक करने का उपकरण बना लिया गया है। तो ये वायरस जब मेरे कंप्यूटर में आएंगे, मेरा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट उस वायरस को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा और अपने नेटवर्क में रिपोर्ट भेज देगा कि मैंने ब्लॉक किया है। अब ए, बी, सी, डी, एफ है। अब मान लो नया वायरस आया ई, तो ई को ये ब्लॉक नहीं कर सकता, ई को ये ब्लॉक नहीं कर सकता। पर क्या करेगा? ई के बारे में ये रिपोर्ट भेजेगा, कहां? अपने सर्वर में, कि एक ऐसा फाइल आया है, क्या ये वायरस है? अब इसका सर्वर उसको जांचेगा और इसका सर्वर जब उसको पुष्टि कर देगा कि ई भी एक वायरस है तो वो उसको भी ब्लॉक करेगा। ये एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया। कुछ प्रमुख मालवेयर प्रॉब्लम है। वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब मेरे कंप्यूटर का कैलकुलेटर है, मेरे कंप्यूटर का कैलकुलेटर है। जब ये ठीक ठाक चल रहा था तो 2 + 2 लिखता था और ये बताता था 4। ठीक, फिर जब मैं 2 + 3 लिखता था, मेरा कैलकुलेटर बताता था 5। अब इसमें आ गया वायरस, अब इसमें आ गया वायरस। ठीक है, अब मैं 2 + 2 लिख रहा हूं और ये बता रहा है 0। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं 2 + 3, 2 + 3, ठीक है, और ये बता रहा है क्या? 6। मतलब यहां प्लस करना है तो माइनस कर दे रहा है। ठीक है, यहां प्लस करना है तो गुणा कर दे रहा है। तो जो काम करना है वो काम ना करके गलत काम करना ही वायरस है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में बिना इच्छा और जानकारी के लोड हो जाता है। ये वायरस सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया द्वारा फैलते हैं। सोशल नेटवर्क मतलब जैसे आपके इंटरनेट के थ्रू, रिमूवेबल मीडिया मतलब सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव। ठीक है, यह वायरस अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होते हैं और शिक्षा का सारी मेमोरी को भर देते हैं। एक वायरस ऐसा भी होता है जो क्या करता है? मेमोरी को क्रैश करता है। मेमोरी को क्रैश कैसे करेगा? आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाएगा, जितने बार वो चलेगा ना उतने बार अपनी कॉपी बनाते रहेगा।
उतने बार कॉपी बनाते रहेगा। मान लो 10 MB का वो वायरस है, फिर बनाया तो फिर 10 MB, फिर बनाया फिर 10 MB, फिर बनाया फिर 10 MB, ऐसे 10-10 MB कर करके वो पूरा स्पेस को भर देगा और आपका डेटा, आपका डिस्क क्या दिखाएगा, फुल दिखाएगा। और जैसे ही डिस्क फुल होगा क्या होगा, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों? थोड़ा तेज ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसको देख लेते हैं। वायरस के सर्वप्रथम जानकारी 1972 में डेविड गोराल्डस ने दी थी। डेविड गोराल्डस ने, ठीक है, वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1972 में डेविड गोराल्डस ने दी थी। ब्रेन नामक वायरस बूट सेक्टर वायरस था। यह पूछा गया है, ब्रेन नामक एक वायरस था, वो बूट सेक्टर वायरस था। वो बूट सेक्टर वायरस कहां, जब कंप्यूटर चालू होता है उसको बोलते हैं बूटिंग, तो उसी बूट फाइल में ये अपने आप को स्थापित कर लेता है और जितने बार कंप्यूटर चालू होगा उतने बार ये फैलते जाता है। कंप्यूटर सिस्टम से सामान्य कार्य से वायरस बाधा उत्पन्न करता है। यह कंप्यूटर के डेटा को क्षति पहुंचाता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट होता है उतनी बार ये वायरस फैलता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करते। एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कभी भी हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। पर हार्डवेयर प्रभावित कैसे होता है, वो हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को ही प्रभावित कर देगा, तो हार्डवेयर भी गलत काम करने लगेगा। ठीक है, जैसे प्रिंटर वाला कोई वायरस है, वो आ गया, प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को क्या किया, प्रभावित कर दिया। अब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित है। हैप्पी बर्थडे जोशी, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस। ठीक है, क्या है, हैप्पी बर्थडे जोशी। सी ब्रेन प्रथम, IBMPC वायरस। मंकी, वान हाफ, माइकल एंजेलो, क्रीपर, वंदे मातरम, भारत में निर्मित वायरस, भारत में निर्मित वायरस वंदे मातरम। चंगू मंगू, ठीक है, चंगू मंगू पाकिस्तान में निर्मित वायरस, देखो नाम भी वैसा ही है ना, चंगू मंगू। आई लव यू इंडोनेशिया में। लव बग पूछा गया है, लव बग। इल्के क्लोनर, मॉरिशस इंटरनेट वार, मोसिल्ला कोड रेड, SQL स्लैमर, है ना, 1260 वायरस। यह एक पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसको ये अपनी अलग अलग नाम से प्रति बनाएगा, इसको आप नहीं पकड़ पाओगे। वाम, वाम क्या होता है देख लीजिए, वाम। ठीक है, यह इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से प्रचार करता है। यह अकेला ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क में बिटविथ को हानि पहुंचाता है। यह अपनी कॉपी बनाकर कंप्यूटर मेमोरी का स्थान घेरता है। वाम एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। वाम एक प्रकार की पॉलीमॉर्फिक है और वाम से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती, मेमोरी क्रैश हो जाता है। वाम, ठीक है। वार्म क्या करता है, वार्म अपने आप को इतनी तेजी से फैलाता है कि वो पूरे कंप्यूटर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरे मेमोरी के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा और मेमोरी को क्रैश कर देगा। अब ये क्या है, ये बोल दिया ये पॉलीमॉर्फिक है ना। पॉलीमॉर्फिक मतलब ये अलग अलग नाम से अपने आप को प्रचारित करेगा जिससे आप इसको पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो वार्म का एक ही क्वालिटी है कि अपनी कॉपी खुद बना लेता है और कंप्यूटर में फैल के कंप्यूटर के स्पेस को खत्म कर देता है। ठीक है, वार्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्म के बाद ट्रोजन, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर लेता है। जब उस प्रोग्राम को खोलते हैं तो किसी अन्य प्रोग्राम की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात यह जैसा दिखाई देता है उसके विपरीत कार्य करता है। मालवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर अनधिकृत उपयोग कर देता है तथा इस तरह के सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर उपलब्ध एप्लीकेशन द्वारा कंप्यूटर पर पहुंचते हैं, है ना। मॉलिसिस प्रोग्राम रेप्लिकेंट नहीं करता। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं कर पाता। ट्रोजन हॉर्स ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम से जुड़ जाता है, एक बैकग्राउंड में कार्य करता है, अर्थात यह खराब करने वाले कोड लुप्त करता है और संवेदनशील डाटा को चुराता है। इसको मैं एक ही लाइन में आपको बता दे रहा हूं। वार्म क्या करता है जी, वार्म अपनी कॉपी खुद बना लेता है। ठीक है, वार्म अपनी कॉपी क्या करता है, खुद बनाता है। ठीक, अब
वाम, ट्रोजन। ठीक है, ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, कॉपी नहीं बनाता। ये कॉपी नहीं बनाएगा मतलब स्पेस नहीं घेरेगा, ये अपनी कॉपी खुद बनाता है। स्वयं की क्या करता है? कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है। ये स्वयं की कॉपी करेगा मतलब इसमें हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा। ये क्या करता है? ये दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ जाएगा और बैकग्राउंड में काम करते रहेगा। ठीक है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ेगा, बैकग्राउंड में काम करते रहेगा, और जो काम आप कर रहे हो वो काम नहीं करेगा, कुछ गलत काम करना चालू कर देगा। ठीक, अब मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और ये मूवी वाली फाइल में है, कोई मूवी देख रहे हो, तो इधर तो मूवी चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में ये कुछ और काम करेगा, आपके डेटा को कहीं और भेजने लगेगा, आपके डेटा को चुराने लगेगा। ठीक है, तो वार्म और ट्रोजन में बेसिक आंसर यही है कि अपनी कॉपी खुद बना लेता है और ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, ये दूसरे प्रोग्राम के साथ जुड़ के बैकग्राउंड में कुछ दूसरा काम करते रहता है, कुछ दूसरा काम करते रहता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ एक नौकर है जो आपके यहाँ सफाई का काम करता है। ठीक, उसका काम क्या है? सफाई करना है। वो सफाई तो कर रहा है, आपको लग रहा है सफाई कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपके यहाँ से चोरी कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, आपको दिख कुछ और रहा है, वो कर कुछ और है, तो वो काम करता है ट्रोजन का। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, है ना। इंटरनेट पर उपलब्ध है। ठीक है, ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, दूसरे प्रोग्राम से जुड़ता है और बैकग्राउंड में काम करता है। स्पाईवेयर, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना। क्या होता है? जासूसी करना। यह एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, जो यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी करता है। इसका उपयोग गैर कानूनी रूप से कंप्यूटर पर नजर रखने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर में इंटरनेट डाटा और संवेदनशील डाटा को चोरी करता है। की लॉगर एक स्पाईवेयर का कार्यक्रम है। ठीक है, अब क्या होता है स्पाईवेयर? स्पाई मतलब होता है जासूस। आप अगर किसी के कंप्यूटर की जासूसी करना चाहते हो तो उसके अंदर स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डाल दो। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, ये उसके कंप्यूटर में वो क्या क्या काम किया है ये पूरा डिटेल बता देगा। क्या पासवर्ड डाला है, की लॉगर डाल देगा तो क्या पासवर्ड डाला है, कौन कौन सा बटन दबाया है, सब दिखा देगा। ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग एक दूसरे का वो करते हैं ना, मोबाइल में डाल देते हैं फिर उसको हैक कर लेते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में कोई की लॉगर डाल दिया तो आप क्या क्या बटन दबाए हो सॉफ्टवेयर पासवर्ड में, आपका यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सब बता देगा। क्यों? क्योंकि वो जितने बटन दबाओगे ना सबका रिकॉर्ड रखता है वो। ठीक है, तो ये क्या है? स्पाईवेयर। क्या? दूसरे के कंप्यूटर पर नजर रखना। ठीक है, स्केयरवेयर यह एक प्रकार का प्रोग्राम वायरस है जो इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति के सिस्टम में प्रवेश करता है। यह वायरस किसी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़कर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। कई बार फ्री में, यही चीज जो इंटरनेट से आप फ्री में डाउनलोड करते हो ना, कई बार फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का प्रलोभन दिया जाता है जिससे वायरस अटैच रहते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को जो अपने साथ वायरस अटैच रखते हैं उसको कहते हैं स्केयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्केयरवेयर सॉफ्टवेयर जैसे ही आप गूगल खोलोगे आपको दिखने लगेगा फ्री में एंटीवायरस डाउनलोड कर लो, फ्री में ये मूवी, फ्री में ये गाना। अब आप उसको डाउनलोड करते हो और उसके साथ वायरस अटैच रहता है। ठीक है, तो वही है आपका स्केयरवेयर। मालवेयर प्रोग्राम के प्रभाव कंप्यूटर की दक्षता को कम करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को नष्ट करता है, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट को प्रभावित करता है, बूट टाइम को बढ़ाता है, यूजर के कार्य की निगरानी रखता है, कंप्यूटर मेमोरी की आकार को नहीं बताता। ठीक है, सिस्टम धीमा हो जाता है, रीस्टार्ट होता है। ठीक, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, है ना, ये जो है ये पूछा है। स्पूफिंग, स्पूफिंग का अर्थ है नकली पहचान होता है। स्पूफिंग का अर्थ नकली पहचान का प्रयोग करना। स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर का क्राइम तकनीक है जिसमें हैकर स्पूफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी असली पहचान छुपाकर एक नकली पहचान मास्क लगाता है और हमारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ले लेता है। हैकर अपनी पहचान छुपाता है पर हमें वह किसी ट्रस्टेड ब्रांड जैसा दिखता है जिसके कारण हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी दे देते हैं। स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग मतलब झूठ बोल के आपसे जानकारी लेना। स्पूफिंग मतलब झूठ बोल के आपसे जानकारी लेना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है ना। और स्पूफिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, अब स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का बेस्ट उदाहरण देता हूं। ठीक, आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन। एक साइट आएगी उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के पूरे डिटेल रहेंगे। आप क्या करोगे, अरे यही साइट है, इसी में फॉर्म भरना है। आप इसमें अपना पूरा नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर सब दे दोगे।
पर ये आपके यूनिवर्सिटी की साइट है ही नहीं, ये एक फर्जी साइट है और वो फर्जी साइट झूठ बोल के आपके पूरे डिटेल को ले ली। अब ये आपके डिटेल के थ्रू कुछ गलत करेगी, आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकाल सकती है, पैन कार्ड के थ्रू पैसा निकाल सकती है। तो क्या होता है, झूठा पहचान बताकर आपके डिटेल को हासिल करना स्पूफिंग कहलाता है, हैकिंग। ठीक है, हैकिंग बहुत अच्छा है ना। हैकिंग का हमेशा निगेटिव वर्ड नहीं लेना चाहिए, इसके काम देख लीजिए। नेटवर्क में घुसपैठ करना, ठीक है, नेटवर्क में घुसपैठ करना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। हैकर वह व्यक्ति होता है जो नेटवर्क की कमियों का पता लगाकर उसमें अवैध रूप से प्रवेश करता है। हैकर नेटवर्क से जुड़े किसी सिस्टम में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है और यूजर के व्यक्तिगत डाटा को छेड़छाड़ करता है। देखिए, आप अपने कंप्यूटर में अपना आईडी डाले, अपना पासवर्ड डाले और आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, वो आईडी पासवर्ड आपका है, तो ये हैकिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो आपका है। कोई दूसरा आदमी फर्जी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर में पासवर्ड चोरी करके या पासवर्ड को हैक करके आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, वो हैकिंग कहलाएगा। क्योंकि वो अनाधिकृत है, ऑथराइज्ड नहीं है। ऑथराइज्ड कौन है, आप हो। वो क्या है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड आदमी जब यूज कर रहा है तो वो कहलाता है हैकिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, व्यक्तिगत डाटा को छेड़ सकता है। हैकर के प्रकार, व्हाइट हैट हैकर, सफेद टोपी हैकर, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए पता लगाने वाला। अब जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जब कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, या कोई नेटवर्क बनाती है, जब कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर या कोई नेटवर्क बनाती है, तो कोई आदमी उस नेटवर्क पे हैकिंग करता है और हैकिंग करके बताता है तुम्हारे नेटवर्क में ये कमियां हैं, ये देखो ये हैक हो गया, इसको सुधारो। वो सिर्फ आपको आपकी गलती बताता है। क्या करता है, आपकी गलती बताता है ताकि आप उसको सुधारो। वो हैकिंग किया लेकिन गलत उद्देश्य से नहीं किया, इसीलिए वो व्हाइट हैट हैकर है। ब्लू हैट हैकर, जब कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसको वो ब्लू हैट हैकर को देती है कि आप इसको हैक करके दिखाओ, हम देखते हैं इसको कहां से हैक करोगे। और वो ब्लू हैट हैकर उसको हैक करने की कोशिश करता है। अगर वो हैक कर लिया तो बताता है यहां यहां तुम्हारे कोडिंग में गड़बड़ी है, इसको सुधार लो। ठीक है, अब आता है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर ये निगेटिव आदमी है, ये आपको बताएगा नहीं, हैक करेगा और नुकसान करना चालू करेगा, हैक करेगा और नुकसान करना चालू करेगा। ऊपर दोनों लोग पॉजिटिव वे पे काम कर रहे हैं, ब्लैक हैट हैकर पॉजिटिव वे पे काम नहीं करता। अब आपको कोरोना हुआ, अब आपको कोरोना हुआ तो आपको जो क्या लगा, टीका लगा, वो भी क्या था, कोरोना के ही तो जीवाणु थे जो एंटीबॉडी बनाते। तो वो जीवाणु क्यों डाला गया, वायरस क्यों डाला गया आपके अंदर, ताकि आप बचो। ठीक है, तो वो व्हाइट हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर है। लेकिन आप स्वस्थ हो और कोई आदमी आपसे चिढ़ता है और चिढ़ के आपको कोरोना फैला रहा है ताकि आप मरो, तो वो क्या है, वो है ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, चलिए क्रैकिंग, ये तो बहुत सुने होंगे आप, क्रैकिंग। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और डेटा को सिक्योरिटी को तोड़ना सॉफ्टवेयर क्रैकिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए बहुत से क्रैकिंग टूल का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्रैक करने वाली को क्रैकर कहते हैं। 100 में से 110 कंप्यूटर में, 100 में से 110 कंप्यूटर में क्रैक किया हुआ विंडोज चल रहा है आज के जमाने में। कोई बहुत कम लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट से खरीद के विंडोज चला रहे हैं, बहुत कम लोग। सबका विंडोज क्या है, क्रैक किया हुआ है। क्रैक कैसे किए, अब वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाई है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसको वो बेच रही है। अब उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करोगे और जैसे ही चलाने के लिए करोगे तो वो एक की मांगेगा कि इसमें की डालो। अगर आप की डालते हो तो वो बोलेगा ये की क्या है, गलत है, क्योंकि आप वो की खरीदे नहीं हो। की खरीदोगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, उस की को क्रैक कर लेते हो, उस की को क्रैक कर लेते हो और फर्जी तरीके से उस सॉफ्टवेयर को चलाते हो। इसी को बोलते हैं क्रैकिंग। ठीक है,
फिशिंग, ये भी पूछा है, किसी यूजर को अपनी पहचान छुपाकर उसकी गोपनीय सूचना प्राप्त करने को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। ठीक है, इस पूलिंग में क्या होता है? झूठ बोल के सूचना प्राप्त करना। फिशिंग में क्या होता है? अपनी पहचान को छुपाकर उसको क्या करना? गोपनीय सूचना प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें फिशिंग मतलब मछली पकड़ने जैसे बेवकूफ बनाना। ठीक है, फिशिंग में हैकर अपने आप को किसी प्रतिष्ठित कंपनी का व्यक्ति बताकर हमसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी ले लेता है। जैसे आपका फिशिंग क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड में होता है ना। आप क्रेडिट कार्ड लेके आओ कोई भी अच्छी बैंक का, आपको तीसरे दिन फोन आ जाएगा कि हम भाई वेरिफिकेशन के लिए फोन किए, है ना, और वेरिफिकेशन के लिए फोन किए, वो आपको बात में ऐसे उलझाएगा और आपको ऐसा बताएगा कि वो क्रेडिट कार्ड वाला आदमी है और आपके अकाउंट से पैसा मार लेगा, पैसा निकाल लेगा। तो भाई झूठ बोल के आपसे डेटा लेना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। स्पैम क्या होता है? अवांछित ईमेल, ईमेल के द्वारा फालतू के मेल भेजते रहना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। ठीक है, पॉकेट स्निफिंग, क्रैकर। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है? हमारे यहां तो सब चीजें ऑनलाइन नहीं है, लेकिन आप वहां जाओगे ना, क्या बोलते हैं, जैसे आप एक पिक्चर देखोगे डाई हार्ड 2.0, डाई हार्ड का सेकंड पार्ट, उसमें दिखाया है, उसमें हैक कर लेता है, पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। कैसे? विदेशों में जाओगे ना तो जो बिजली है वो भी ऑनलाइन मिलती है। ठीक है, ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन रिचार्ज कराना पड़ता है। गैस भी ऐसी ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन रिचार्ज कराना पड़ता है। वहां के पूरे ट्रैफिक सिग्नल भी ऑनलाइन चलते हैं। तो अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस करता है तो क्या होगा? वो उस सर्वर में इतना ट्रैफिक बढ़ा देगा, इतना भीड़ कर देगा कि आपको सर्विस नहीं मिलेगी और आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। उसी को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस नेटवर्क अटैक में हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम को नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट करके बाधित कर व्यस्त कर देना है। यह एक साइबर हमला है जिसका उद्देश्य नेटवर्क सेवाओं को बाधित करना है, मतलब आपके तक सेवा नहीं पहुंचेगी। ठीक है, यह है डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब सेवा नहीं पहुंचेगी। ठीक है, उसके बाद सब वही है। चलिए, ये हो गया आपका एंटीवायरस। क्या हो गया? एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस पढ़ लिए दोस्तों, होप सो समझ में आया होगा। ठीक, चलिए सर्च इंजन पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन है ना, आपको पता है सर्च इंजन नाम क्या है? सर्च, सर्च मतलब खोजना, खोजने वाला इंजन। गूगल में अगर किसी सूचना को खोजना है तो वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, समय कम है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको चालू करने से पहले एक आध दो बात कर लेते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, अभी बहुत से कमेंट आ रहे हैं, सर डर लग रहा है, सर तबीयत खराब हो जा रही, सर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस प्रेशर। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस प्रेशर। जब समय ज्यादा था तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि आपको पता था कि अभी सब चीज ठीक है, समय है, मैं तो कर लूंगा। अब समय कम है, अब समय कम है तो क्या करना है? देखिए, पहले आप 4 दिन में 16 घंटा पढ़ने वाले थे, है ना, अब एक दिन बचा है तो एक दिन में 16 घंटा पढ़ो। ठीक है, अगर एक दिन भी नहीं बचा है, 8 घंटा बचा है और 8 घंटे में 16 घंटा पढ़ना है तो घंटा तो बढ़ेगा नहीं, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ाओ। ठीक है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिल्कुल मत सोचो कुछ चीज। सबसे पहला, बी पॉजिटिव रहना ही 5% आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, 90% 85 से 90% मेहनत आपके हाथ में है। बाकी की जो 15% का गेम है वो क्या है पता है? अपने मन को शांत रखना। अपने मन को शांत रखोगे और बी पॉजिटिव रखोगे तो 5% गेम आप जीत गए। दूसरा, जहां पे परफॉर्मेंस देना है वहां पे अपने आप को संयमित रखना, 5% गेम आप वहां जीत गए। ठीक है, तीसरा, हमेशा पॉजिटिव सोचना, वहां आप 5% गेम जीत गए। बाकी 85% आपकी मेहनत है। अगर आप 85% मेहनत करने के बाद ये 5% अगर नहीं संभाल पाए तो पूरा 85% बर्बाद होने वाला है। तो अभी समय ऐसे ही है, अभी है परफॉर्मेंस प्रेशर, माइंड घूम रहा है, माइंड स्थिर नहीं है। तो सबसे पहली बात, एक बात सुनो, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा?
अगर कुछ ना हुआ तो एक नया तजुर्बा होगा। ठीक है, अगर यह नौकरी नहीं लगती है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भैया मेहनत किए हो, एक तजुर्बा मिला, जो गलती अभी हुई वो गलती नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करेंगे ना, है? तो भाई कहीं ना कहीं आप एक गलती से एक चीज तो सीख गए। हम तो चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो, अगर समय खराब हुआ, नहीं हुआ, तो तजुर्बा तो हुआ, अनुभव तो मिला। ठीक है, तो बिल्कुल बी पॉजिटिव रहिए। अभी पढ़ाई करना तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अपने आप को संयमित रखना है। क्या करना है? संयमित रखना है। यकीन मानिए, अगर आप हमारे 30 दिन के क्रैश कोर्स में बने थे तो आपकी आधे से ज्यादा तैयारी हो चुकी है दोस्तों। बस वहां पे परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, अगर आप अभी से अपने आप को एकदम लाइट रखोगे ना, तो आगे परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे। अभी समय कम है तो एकदम अच्छी चीजों को ही पढ़ो। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराओ और ना फालतू की चीजों में ध्यान मत दो। ठीक है, चलिए आते हैं सर्च इंजन। इंटरनेट में कोई जानकारी खोजनी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? सर्च इंजन करेंगे। सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से इंटरनेट से जानकारी को खोजा जाता है। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है ना? ये भी एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से क्या करते हैं? जानकारी को खोजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? सर्च इंजन, ठीक है। चलिए, सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से इंटरनेट से हम जानकारी को जुटाते हैं। ठीक है, जानकारी को इकट्ठा करते हैं। आप कुछ भी सर्च करते हो तो कहां जाते हो? गूगल में। तो वो क्या है? गूगल का सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए, सर्च इंजन पर कीवर्ड के माध्यम से यूजर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। कीवर्ड टाइप करते हो ना, जैसे मेरे को चाहिए, मेरे को व्यापम की साइड में जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? सीजी व्यापम। जैसे ही सीजी व्यापम लिखूंगा, एड्रेस बार में इंटर करूंगा, सीजी व्यापम की साइट की लिस्ट आ जाएगी। तो सर्च किया ना, वो उसी को बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है, वेब क्रॉलिंग ऐसी प्रक्रिया जिससे सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन कर, एनालिसिस कर, उसमें वेबसाइट पर उपयोग डेटा को सर्वर पर सेव रखता है। यह क्रिया को वेब क्रॉलिंग कहते हैं। वेब क्रॉलिंग मैं एकदम आसानी से बता देता हूं। ठीक है, वेब क्रॉलिंग, ठीक, ये गूगल का एड्रेस बार है। मैं इसमें लिखा CGPSC। ठीक है, यहां पे खोजने वाला रहेगा, इंटर किया, नीचे क्या आएगा? पूरा CGPSC का साइट, CGPSC का ऑथेंटिक साइट, CGPSC से और जुड़े कुछ भी चीज, CGPSC की कोचिंग, CGPSC, जिसमें भी CGPSC रहेगा वो पूरी चीजें लिस्ट आ जाएगी। मेरे को अगर CGPSC की साइट में जाना है तो मैं पहले साइट को क्लिक करूंगा, कोचिंग वाले में जाना है तो फिर उसको किसी और को क्लिक करूंगा। तो क्या होता है, जो आपका सर्च इंजन है ना, ये पूरे डिटेल को अपने सर्वर में सेव करके रखा है पहले से, कि कोई खोजेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा, कोई खोजेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। उसको क्या कहते हैं? वेब क्रॉलिंग। उसी को क्या कहते हैं? वेब क्रॉलिंग। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन करके, जो आप खोज रहे हो उसको स्कैन करके, एनालिसिस करके, वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा को कहां सेव रखता है? सर्वर पर सेव रखता है, ताकि तुरंत मिले। जैसे इंटर मारो, ठक से इंटर, तुरंत 10 मिलीसेकंड में सब चीज दिखा देगा। क्यों? क्योंकि गूगल के सर्वर में ऑलरेडी है। इसी को बोलते हैं वेब क्रॉलिंग। ठीक है, चलिए, ऐसे सभी वेबसाइट जिसके द्वारा इंटरनेट जानकारियों को ढूंढा जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन। कोई भी सर्च इंजन हो सकता है। ठीक है, चलिए, सर्च इंजन के नाम पूछते हैं हमेशा। ठीक, कुछ प्रमुख सर्च इंजन। आर्ची 10 सितंबर 90 को आविष्कारक एमतेज हिलन पीटर कनाडा के थे, है ना। विरोनिका 91, वीलीप, ठीक है, एक्साइट, एलिवेब, है ना, इन्फोसिक, है ना, वेब क्राउलर, याहू का मेल भी आता है, सर्च इंजन भी आता है ना, लाइकस, ठीक है, अल्टा विस्टा, ये पूछा गया, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। एमएसएन माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है ना, लुक स्मार्टर, हॉटबोट, ठीक है, ASK.com, ये भी, है ना, गूगल,
ठीक है, 98। गूगल की स्थापना कब हुई है? 4 सितंबर 98। आविष्कारक लैरी पेज, सर्गी ब्रेन, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्च इंजन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक, एक बार सबको पढ़ लेते हैं। आर्ची, वेरोनिका, वीलिप, एक्साइट, अलीवेब, इन्फोसिक, वेब क्राउलर इंपॉर्टेंट है, याहू इंपॉर्टेंट है, लाइकस, अल्टाविस्टा, है ना। ये सब पूछता है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ये नाम याद करना पड़ेगा। अल्टाविस्टा, एमएसएन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, है ना, एमएसएन, माइक्रोसॉफ्ट, लुक स्मार्टर, हॉटबोर्ड, ठीक है, ASK.com बहुत पूछा है, गूगल 98, बैदू ये हमेशा पूछा है, ये कहां का? चीन का प्रसिद्ध सर्च इंजन है। क्या? बैदू, ठीक है, चीन का प्रसिद्ध सर्च इंजन है। लाइन सर्च, गुरुजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला सर्च इंजन है 2006 में, गुरुजी। क्विल, है ना, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का आधारभूत सर्च इंजन क्या है? बिंग। बैदू किसका है? चीन का। बिंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। गुरुजी भारत का। गूगल 4 सितंबर 98। साइरस, विज्ञान, ये हमेशा पूछता है। साइरस किससे संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर आपको सर्च करना है तो साइरस। डक डक गो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डक डक गो, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? सर्च इंजन है। हमेशा पूछता है गूगल की स्थापना कब हुई है, तो गूगल की स्थापना चेक कर लीजिए। ठीक है, गूगल की स्थापना हुई है 4 सितंबर 1998 को, है ना, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, गूगल की स्थापना हुई है 4 सितंबर 98 को, ये दिया हुआ है, ये पूछा जाता है। तो ये सर्च इंजन का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए, विभिन्न देशों के सर्च इंजन। चाइना का क्या है? बैदू। अफगानिस्तान का क्या है? सोरवा। जापान का क्या है? गो। इंडिया का क्या है? रफ्तार। यूएसए का क्या है? ASK, डक डक गो और MSN। ये पूछा है। डक डक गो कौन सा है? डक डक गो है आपका यूएसए का, ASK भी यूएसए का, माइक्रोसॉफ्ट भी यूएसए का, फ्रांस का कोकोरिको। ठीक है, चलिए, सर्च इंजन के प्रकार। क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन, वो सर्च इंजन जो पहले से डेटा को इकट्ठा करके अपने सर्वर में रखा है, क्राउलर बेस्ड, है ना। डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन, ये डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण है। डायरेक्टरी सर्च इंजन मानव द्वारा संचालित होते हैं। इसमें वेबसाइट का मालिक इन डायरेक्टरी को खुद अपने वेबसाइट पर सबमिट करता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन के कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है और वेबसाइट किस विषय में, इसका छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले से डेटा रहता है, इसमें नहीं रहता, इसमें बताना पड़ता है कि ये डेटा है। ठीक है, हाइब्रिड, दोनों के मिश्रण को हाइब्रिड। सर्च इंजन में सूचना को कैसे खोजे? वेब ब्राउजर में यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। आप यूआरएल टाइप करोगे गूगल के पेज में सबसे ऊपर जहां पे आप साइट टाइप करते हो, है ना, HTTP/ फिर उसके बाद साइट टाइप करते हो, वही क्या है? यूआरएल। सर्च इंजन के मेन पेज को क्या सर्च बॉक्स दिखाई देता है? उसे सर्च बॉक्स में चाहिए गई सूचना से संबंधित कीवर्ड टाइप करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, सर्च बॉक्स में साइट टाइप करोगे, सर्च इंजन कीवर्ड के आधार पर आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, गूगल संस्थापक कौन थे? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, गूगल शब्द से लिया गया, जो एक मैथमेटिकल शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 की घात 100। गूगल का क्या होता है? 10 की घात 100। गूगल का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, है ना। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड, है ना, जी से ग्लोबल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, फिर ओ से ओरिएंटेड, फिर जी से ग्रुप, एल से लैंग्वेज, ई से अर्थ। ठीक है, गूगल सर्च या गूगल का सर्च इंजन है जो इंटरनेट द्वारा जानकारी ढूंढ सकता है। गूगल बुक्स, इंटरनेट, इसके द्वारा इंटरनेट पर ई बुक्स प्राप्त होती है। गूगल फॉर्म में क्या होता है? आप फॉर्म भरते हो, है ना। गूगल फॉर्म में आप फॉर्म भरते हो, उसमें एग्जाम भी दिला सकते हो। ठीक है, सर्वेक्षण भी कर सकते हो। गूगल प्ले,
एंड्रॉइड में रहता है ना गूगल प्ले स्टोर, जहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो। गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है, गूगल फोटो को रखता है, गूगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, गूगल मैप, आप जो गूगल दीदी बताती है टर्न राइट वाला, टर्न लेफ्ट वाला, गूगल अर्थ, इसके द्वारा इंटरनेट पर सैटेलाइट से पृथ्वी को देख सकते हो। ये गूगल के उत्पाद है, ठीक है। चलिए, अल्टा विस्टा, बिंग, ये तो हो गया नोट। चलिए, ये हो गया आपका सर्च इंजन। अब सर्च इंजन के बाद देखते हैं दूसरा। सर्च इंजन में कुछ नहीं दोस्तों, नाम याद रहना है। आपको क्वेश्चन आएगा निम्न में से क्या सर्च इंजन है या निम्न में से क्या सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। चलिए, चलिए अगला देखते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेमोरी पढ़ते हैं। मेमोरी से क्वेश्चन आता है, मेमोरी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों, समय कम है, पर मैं जितना समझा सकता हूं इतने समय में उतना पूरा आपको समझा रहा हूं। चलिए, एक बढ़िया सा टॉपिक लेते हैं, मेमोरी, ठीक। मेमोरी, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मेमोरी, बिना मेमोरी के कंप्यूटर कैसा है? जैसे बिना दिमाग के आप। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कैसा है? जैसे बिना दिमाग के आप। मेमोरी मतलब वो स्टोर जहां पे आप चीजों को रखते हो, वो जगह जहां पे आप चीजों को रखते हो, ठीक है। चाहे वो डेटा हो, फाइल हो, कुछ भी हो, सब कहां रहती है? मेमोरी में रहती है। जैसे आपके दिमाग में सब चीज स्टोर रहता है, वैसे कंप्यूटर में क्या रहता है? मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर का वह भाग जहां डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी अस्थायी तौर पर स्टोर करते हैं, मेमोरी कहलाता है, ठीक है। ये एकदम अभिन्न अंग है ना। मेमोरी के प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। जाहिर सी बात है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी दो भाग होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी मतलब जिसमें लिखा हुआ डेटा बना रहेगा, अस्थायी मतलब जिसमें लिखा हुआ डेटा मिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक मेमोरी में क्या होगा? क्रमानुसार मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मतलब अगर आपको ए बी सी डी में एफ चाहिए तो आपको लाइन से जाना पड़ेगा, पहले ए बी सी डी ई एफ, क्रम के अनुसार, सिक्वेंशियल। इसमें मैग्नेटिक टेप आता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में अगर आपको एबीसीडी में एफ चाहिए तो डायरेक्ट एफ में जाइए, एबीसीडी में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये उसके प्रकार दिए हैं। मेमोरी की इकाइयां, इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। और मेमोरी तो ऐसा मत बोलो जी कि मेमोरी नहीं पता, क्योंकि जब आप मोबाइल लेने जाते हो ना तो आप लोग पूछते हो कितने जीबी का मोबाइल है? 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी। आईफोन लेना है 256 जीबी वाला, तो 256 जीबी क्या है? 256 जीबी है द्वितीयक मेमोरी। 256 जीबी क्या है? द्वितीयक मेमोरी, है ना। और आप लोग क्या बोलते हो, रैम कितना है? 4 जीबी रैम। 4 जीबी रैम है, मतलब रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एकदम प्यार से समझाऊंगा, मक्खन जैसे, देखोगे आपकी, हाँ भाई ये चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक, ये हो गया। चलिए, मेमोरी, एक बीट को क्या बोलते हैं? 0 या 1, और इसी को बोलते हैं क्या? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, द्वि अंक आधारित बाइनरी, या तो 0 होगा या 1, ठीक है। 0 में ऑफ, 1 में ऑन होता है, ठीक है। निबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक निबल में कितने बीट होते हैं जी? एक निबल में 4 बीट होते हैं, या आधा बाइट होते हैं, है ना। ये बीट है, एक बीट मतलब 0 या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 बाइनरी अंक में। एक निबल में 4 बीट होंगे, 4 0 या 1 होंगे, एक बीट में 4 निबल होंगे, ठीक है। और एक बाइट में 2 निबल होंगे, एक बाइट में 2 निबल होंगे, ठीक। तो एक बीट में 0 या 1 एक रहेगा, एक निबल में 4 बीट होंगे, ठीक है, इसको आधा बाइट बोलेंगे। और एक बाइट में 2 निबल होंगे, है ना, जो एक बीट का
होगा, जो 8 बीट का होगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक लिखा है तो ये है एक बीट। ठीक है, 0 1 1 0, 4 अंक लिखा है, ये 4 को क्या बोलेंगे? निबल। क्या बोलेंगे? निबल। ठीक है, अब 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? बाइट। क्या बोलेंगे? एक बाइट। क्या बोलेंगे? एक बाइट। और एक बाइट बराबर 2 निबल। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद आता है केबी। केबी का होता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। उसके बाद आता है केबी के बाद एमबी। 1 एमबी में कितना केबी होता है? 1024। ठीक है, इसमें ये वाला 1024 रहेगा, इसके नीचे वाले में ये 1024 रहेगा। ठीक है, अब जीबी है ना, 1 जीबी में 1024 एमबी, टीबी 1 टीबी में 1024 जीबी, पीबी 1 पीबी में 1024 टीबी, ईबी 1 ईबी में 1024 पीबी, जेडबी 1 जेडबी में 1024 ईबी, वाईबी है ना, 1 वाईबी में 1024 जेडबी, बीबी है ना, 1 बीबी में 1024 वाईबी। ठीक है, उसके बाद 1 ग्रुप बाइट 1024 बीबी। ठीक है, हाईएस्ट मेमोरी। तो इसमें कभी तो ऐसा पूछा नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी है ना, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी। ठीक है, पीबी, टीबी, टीबी, पीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और येटाबाइट। और उसके बाद बीबी, ब्रनेटोबाइट। ठीक है, बीट फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट द्विआधार, सबसे छोटा यूनिट है। प्रत्येक बीट में एक डिजिट होता है जो या तो 1 हो सकता है या 0। 1 या 0 या 1 को हम बीट से परिभाषित करते हैं। बीट को इंग्लिश में स्मॉल लेटर बी से दर्शाया जाता है। 4 बीट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं जिसे हाफ बाइट कहते हैं, बाइट उससे बड़ा। ठीक है, बाइट कंप्यूटर की मेमोरी का एक यूनिट है। 8 बीट्स को समूह को एक बाइट कहते हैं। एक बाइट को 8 0 या 8 1 की सीरीज में लिखा जा सकता है। एक बाइट की मिनिमम वैल्यू है ना 8 0 और अधिकतम 255 हो सकती है। बाइट इंफॉर्मेशन 256 स्टेट्स के स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, 256 जीबी में है ना, बी कैपिटल है, मतलब ये क्या है? बाइट है। अगर बी छोटा होगा तो वो बिट्स हो जाएगा। बिट्स और बाइट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं, है ना। उसके बाद बाइट, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं। ठीक है, चलिए ये छोड़ दो। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, यहां से अपना काम चालू। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? जरूरी मेमोरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम चल ही नहीं सकेगा। ठीक है, प्राथमिक या मुख्य या आंतरिक मेमोरी, ये कहां होता है? कंप्यूटर के अंदर लगे रहता है। सेकेंडरी मेमोरी भी अंदर लगे रहता है, लेकिन प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर से अलग नहीं किया जा सकता है, अधिकतर नहीं किया जा सकता, और किए करेंगे तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी वे सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं वो प्राथमिक मेमोरी है। इसे ही मुख्य मेमोरी कहा जाता है। यह सीधा सीपीयू से संपर्क में होता है। कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता। प्राथमिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और वो बहुत महंगी होती है और उसका काम बहुत तेज होता है। ठीक है, सीपीयू प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किए हुए डेटा निर्देशों को लगातार पढ़ते रहता है। रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है जो रोम को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक मेमोरी अस्थायी है। सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले निर्देश और डाटा को मुख्य मेमोरी के माध्यम से सीपीयू तक पहुंचाता है। कंप्यूटर में क्या होता है, देखिए
चलिए एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। यह है आपका सेकेंडरी मेमोरी, है ना, इसी को बोलेंगे द्वितीयक मेमोरी। यहां पे परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। द्वितीयक मेमोरी, यहां से डेटा कहां आएगा? प्राथमिक मेमोरी में। कहां आएगा? प्राथमिक में। ठीक है, प्राथमिक में। प्राथमिक मेमोरी से आपका जुड़ा हुआ रहेगा सीपीयू। ठीक है, जो प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? सीपीयू, जो प्रोसेस करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यह है क्या? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किससे जुड़ा जाता है? रैम से। किससे? रैम से। रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, रैम के बीच में यहां क्या रहेगा? कैश मेमोरी। क्या? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के बाद क्या रहेगा? कैश मेमोरी के बाद रहेगा यहां पे सीपीयू, है ना। और सीपीयू से क्या जुड़ा रहेगा? रजिस्टर। सीपीयू से क्या जुड़ा रहेगा? रजिस्टर। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। इसमें लाइट गोल होने से डेटा मिटता नहीं है। ठीक है, अब आप एक क्या किए? आवेदन पत्र बनाए। एक आवेदन पत्र बनाए। किस लिए बनाए? एक आवेदन पत्र बनाए हैं छुट्टी के लिए, वर्ड में टाइप कराने के लिए, है ना। एक आवेदन पत्र बनाए छुट्टी के लिए, वर्ड में, एमएस वर्ड में टाइप कराए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, और उसको बना के कहां सेव कर दिए? सेकेंडरी मेमोरी में। अब आपको पता चला, एक ही बार समझाऊंगा जी, समय कम है। अब आपको पता चला उसमें आप अपना नाम वाम तारीख वारीख नहीं लिखे हो जिसमें आपको छुट्टी चाहिए। अब उसको आपको एडिट करना है। क्या करोगे? एडिट करना है। तो एडिट कहां होगा? वो मेमोरी आ जाएगा, वो आवेदन पत्र कहां जाएगा? रैम में। अब वो आवेदन पत्र कहां आ जाएगा? रैम में। रैम भी क्या है? मेमोरी है। रैम वो जगह है जहां पे काम होता है। रैम वो जगह है जहां पे काम होता है। ठीक है, अब वो रैम में आ गया। अब रैम में आ गया तो इसमें आप जोड़ घटाव कर सकते हो। ठीक है, अब वो रैम से कहां जाएगा? कैश में जाएगा। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में बताऊंगा। कैश मेमोरी से कहां जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू के साथ क्या अलग रहता है? रजिस्टर। सीपीयू उसी डेटा को प्रोसेस करता है जो रजिस्टर में होता है। वो रैम से कैश में आएगा, कैश से रजिस्टर में आएगा, और सीपीयू उसी डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है जो रजिस्टर में है। तो आपका आवेदन पत्र कहां आ गया? रजिस्टर में। रजिस्टर में आ गया। अब सीपीयू उसको ऐड कर रहा है। आप जो जो टाइप कर रहे हो वो सीपीयू के द्वारा उसमें ऐड होते जा रहा है ना। आप उसको फिर सेव कर दिए और कंट्रोल एस दबा दिए। वो डायरेक्ट कहां से हो गया? द्वितीयक मेमोरी में हो गया। ठीक है, बंद कर दिया। आपको पता चला अरे मैं उसमें और कुछ जोड़ना चाहती हूं, वो फिर से उठ के कहां आएगा? रैम में। फिर रैम से कहां जाएगा? कैश में। कैश से कहां जाएगा? रजिस्टर में। और सीपीयू रजिस्टर के डेटा को प्रोसेस करता है। आप फिर से उसको सेव किए और अब फिर इधर कर दिए। ठीक है, आपको लगा अरे मैं फिर कुछ भूल गई हूं, तो अब वो क्या होगा? वो डेटा कहां पे स्टोर हो चुका है? कैश में। जो डेटा को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ना तुरंत, वो कहां स्टोर हो जाता है? कुछ देर के लिए कैश में। अब बार बार यहां से डेटा लाने में समय लग रहा है सेकेंडरी मेमोरी से, तो रैम कहां का डेटा भेज देगा? सीधा भेज देगा कैश का डेटा। कैश का डेटा रजिस्टर में जाएगा, उसमें फिर एडिट करोगे। तो जब किसी डेटा को बार बार यूज होने वाला डेटा कहां पे रहता है? कैश में। रैम और सीपीयू के मध्य कैश मेमोरी होती है जो बफर का काम करती है। जो बार बार डेटा यूज हो रहा है ना उसको वो रखे रहती है, क्योंकि बार बार इसको ला के देना है, तो बार बार उतने दूर से लाने से अच्छा यहीं से भेजते जाओ, यहीं से भेजते जाओ। ठीक है, तो ये होता है। तो कैश भी क्या होता है? कैश भी एक बहुत तेज मेमोरी होती है जो रैम और सीपीयू के बीच लगी होती है, बफर का काम करती है ना। जो डेटा बार बार यूज हो रहा है उसको ये स्टोर करके रखती है। और रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर सीपीयू के साथ जुड़ा होता है और सीपीयू रजिस्टर में ही स्थित डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब सुनिए, ठीक है,
अब देखते हैं अपन साइज कैसे, इसमें कैसे काम होता है। ये तो चीज समझ में आ गया। अब यहां आप 1 GB का पिक्चर रखे हो, 1 GB की मूवी रखे हो, ठीक है, 1 GB की मूवी रखे हो, ठीक। तो आपका रैम है कितना, 512 MB का, 512 MB का। आपको पता है पूरा काम कहां होगा, रैम में होगा। जो भी डेटा को हमको प्रोसेस करना है उसको कहां लाना पड़ेगा, रैम में लाते हैं। कहां लाते हैं, रैम में। अब 1 GB के पिक्चर को 512 MB रैम में प्रोसेस करोगे तो उस पर जगह है क्या, सीधा डबल डेटा है। 1 GB के डेटा को 512 MB रैम में प्रोसेस करोगे तो वो तो धीरे धीरे ही प्रोसेस करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है 1 GB को रखने के लिए, तो कंप्यूटर स्लो चलेगा। तो आप लोग क्या बोलते हो, मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया। तो लोग क्या बोलते हैं, रैम बढ़ा ले। रैम बढ़ा ले मतलब रैम को और पावरफुल कर। मान लो अगर यही 2 GB का रैम होता तो 60 से डेटा कहां आता, इस रैम में आता और एक ही बार में प्रोसेस हो जाता। क्यों, क्योंकि ये जगह बड़ी है। तो जितना ज्यादा रैम रहेगा उतना तेज कंप्यूटर चलेगा। रैम मतलब काम करने की जगह, रैम मतलब काम करने की जगह। यहां पे भाई मान लो वो किचन है, वहां पे खाना बन रहा है, वहां पे आदमी है, ये टेबल है, ठीक है। अब 10 लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है, और टेबल कुर्सी है 5। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे ही ना खाएंगे, 5 खाएंगे उसके बाद 5 आएंगे, समय लगेगा ना। अब 10 लोगों को खाना खिलाना है और टेबल कुर्सी है 20, तो पूरे 10 एक साथ बैठ के एक बार में निकल जाएंगे ना खा के। तो वो जो जगह है जहां काम करते हैं उसको रैम बोलते हैं। तो भैया जब वहां से बड़ी फाइल ला रहे हो, बड़ा डेटा ला रहे हो, तो रैम भी तो उतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरे डेटा को प्रोसेस कर सके। अगर नहीं है तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करेगा और कंप्यूटर स्लो चलेगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि रैम को बढ़ा ले, ठीक है। तो भैया सेकेंडरी डिवाइस अगर बड़ा है तो वहां बहुत सारा स्टोर कर सकते हो, वो आपको बहुत जगह स्टोर रूम मिल गया है स्टोर करने के लिए, लेकिन प्रोसेस करने के लिए आपको रैम भी बड़ा रखना पड़ेगा। अब ये रैम में है और यही रैम में है ना डेटा कैश में जाएगा, कैश से सीपीयू में जाएगा, सीपीयू के पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर से क्या होगा, वो प्रोसेस होगा। और यही डेटा को अगर बार बार प्रोसेस करना है तो ये कहां स्टोर हो जाएगा, कैश में स्टोर हो जाएगा। कहां स्टोर हो जाएगा, कैश में स्टोर हो जाएगा, ताकि उतने दूर से ना लाना पड़े, यहां हो जाए। अब जैसे ही लाइट गोल होगा, जैसे ही लाइट गोल होगा, इसमें का डेटा खत्म, इसमें का डेटा खत्म, इसमें का डेटा खत्म। इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी और इसीलिए इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों कि काम कैसे होता है, ठीक है। चलिए, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, है ना, इसमें क्या होता है, ये काम करने की जगह है जहां डेटा प्रोसेस होता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम, एकमात्र प्राथमिक मेमोरी जो क्या है, स्थायी है। एकमात्र प्राथमिक मेमोरी जो क्या है, स्थायी है, रोम। रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी बीच में रहता है जो बार बार यूज करने वाले डेटा को स्टोर रखता है। रजिस्टर मेमोरी, याद रखना सीपीयू रजिस्टर के डेटा को ही प्रोसेस करता है, सीपीयू के साथ होता है। रोम क्या होता है, रोम को मैं बता देता हूं दोस्तों। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जैसे वो होता है ना ट्रांजिस्टर आईसी, वैसा ही रहेगा, काले कलर का ऐसे रहेगा, इसमें छोटा छोटा टांग रहता है और ये टांग कहां जुड़े रहता है, मदरबोर्ड में रिके रहता है, जुड़े रहता है। इसी को बोलते हैं रोम। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मतलब इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। इसमें क्या रहेगा, इसमें 2 चीज रहेगा, एक रहेगा बायोस, और बायोस क्या चलाएगा, पोस्ट चलाएगा। क्या चलाएगा, पोस्ट चलाएगा, ठीक है। अब जब कंप्यूटर निर्माता कंपनी कंप्यूटर बनाती है तभी इसमें डेटा डाल देती है, किसमें, रोम में, और वो रोम में डेटा हमेशा के लिए रहता है। जब कंप्यूटर निर्माता कंपनी कंप्यूटर बनाती है तभी इसमें डेटा डाल लेती है और वो हमेशा रोम में रहता है। आप कंप्यूटर चालू करोगे, आप कंप्यूटर चालू करोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है बायोस चलता है, और वो बायोस कहां है, वो रोम में है। अभी इधर का काम चालू नहीं हुआ है, वो रोम में है, बायोस चलता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ये पूरे चीजों को चेक करेगा कि सब चीज सही है या नहीं, पूरे डिवाइस को चेक करेगा कि वो सही या नहीं, है ना। उसके बाद ये किसको रन करेगा? पोस्ट को। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो टेस्ट करता है कि पूरा चीज सही है या नहीं। अब इसके बाद ये कमांड देगा रैम को, तो रैम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लेके आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लेके आएगा और कंप्यूटर चालू होगा। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना है, कोई एप्लीकेशन को चलाना है या कंप्यूटर को काम करने लायक बनाना है, तो रोम क्या चलाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चलाता है और पोस्ट चलाता है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो वो तो बाद में आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उनका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जहां वो आने वाले हैं तो आने के लिए उसका जगह खाली करो, जाने के लिए जगह खाली करो, वो जहां रहेंगे उस चीजों को पूरी चेक करो। ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो क्या होगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। वो सब चीजों को चेक करेंगे सब सही है या नहीं। अब मोदी जी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह मंच पे खड़े हो गए। मंच क्या है? रैम है। मंच पे खड़े हो गए और मंच से काम करेंगे, भाषण देंगे। तो यही पूरी कार्यप्रणाली क्या है? आपकी कंप्यूटर की है। तो रोम क्या करता है? कंप्यूटर को काम करने के लिए रेडी करता है, और रोम में लिखी हुई कोई भी जानकारी नष्ट नहीं होती, इसीलिए वो स्थायी है। ठीक है। चलिए अब मैं पूरा बता दिया हूं, अब मैं रेलवे की स्पीड से भागूंगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ये रैम मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है। मेमोरी होती है या स्थायी मेमोरी होती है, इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है ना। मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहां आता है? रैम में आता है, और रैम से काम होता है। ठीक है। रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव है, चलेगा ही नहीं। रैम नहीं है और कंप्यूटर चालू करोगे ना, ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, नहीं चालू होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद रैम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक मतलब बदला हुआ, और एक होता है स्टैटिक रैम, है ना, स्टैटिक रैम। ठीक है। अगर डायनेमिक रैम में कोई डेटा है और लाइट गोल होगी तो डेटा मिल जाएगा, मिट जाएगा। अगर डायनेमिक रैम में डेटा है, लाइट गोल होगी तो डेटा मिट जाएगा। स्टैटिक रैम है आपका तो डेटा रहेगा, मिटेगा नहीं। इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है, फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। इसका पूर्ण रूप है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा मिटता नहीं है। ठीक है। अभी ये खूब चल रहा है ना, अभी ये खूब चल रहा है। एनवी रैम, यह एक नॉन वोलेटाइल रैम का प्रकार है जिसमें एफ रैम प्रयोग किया जाता है। यह स्थायी रैम का प्रकार है जिसे फेरो इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इससे डेटा मिलेगा नहीं। ठीक है। चलिए स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम में अंतर, या मेमोरी स्थिति क्षैतिज होती, स्टैटिक होती है या डायनेमिक होती है। ट्रांजिस्टर से बना होता है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना होता है। अपने आप में रिफ्रेश नहीं करती, अपने आप में रिफ्रेश करती है। ठीक है। तीव्र होती है, धीमी होती है। ठीक। ये मेमोरी महंगी होती, स्टोरेज क्षमता कम होती, घनत्व कम होता है, काम में ली जाती है। ठीक है। चलो कोई नहीं। रीड ऑनली मेमोरी, रोम, यह एक नॉन वोलेटाइल है। रोम पढ़ा है ना, रीड ऑनली मेमोरी, जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी पहले से मदरबोर्ड में डाल देती है उसमें डेटा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। यह एक स्थायी मेमोरी है, अपरिवर्तनशील है, या ठीक है सेमीकंडक्टर है। रोम के अंदर डेटा निर्देशों को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। रोम के अंदर निर्माता कंपनी द्वारा ही डेटा डाल दिया जाता है। जब भी हम कंप्यूटर आरंभ करते हैं तो सबसे पहले रोम क्रियान्वित होते हैं, है ना। कंप्यूटर सबसे पहले क्रियान्वित होने वाला प्रोग्राम क्या है? बायोस। हमेशा बोलते हैं जब बूट होता है तो क्या होता है? बायोस चलता है, उसी को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का काम है पूरे हार्डवेयर और सब चीजों को चेक करना कि सब सही है या नहीं। ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में माउस नहीं जुड़ा है, कीबोर्ड नहीं है, तो बायोस बता देगा इस कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड नहीं जुड़ा है। उसके बाद होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस के एक्टिव होने से कंप्यूटर क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, खुद को टेस्ट करता है। ठीक है। पोस्ट की क्रिया के बाद बूट स्ट्रैप लोडर हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। सब चीज चेक होने के बाद, है ना, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम कहां जाएगा? रैम में आ जाएगा, और फिर रैम काम करेगा वो जगह जहां पे काम होता है। ठीक है। चलिए
पीरोम, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूवीईपीरोम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो आपका पेन ड्राइव है ना, वो इसी का उदाहरण है, ईपीरोम का, है ना। क्योंकि पेन ड्राइव में हम लोग डेटा लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटा देते हैं, ठीक है। पीरोम, कभी कभी रोम के माध्यम विशेष कार्य करने के लिए रोम में प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, था तो उसमें डाटा लिखा जाता है। डाटा लिखने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे पीरोम बर्नर कहते हैं, है ना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डेटा बर्निंग, है ना। अगर डेटा को कहीं लिखा जाता है, कंप्यूटर से डेटा को सीडी में लिखा जाता है या फिर रोम में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं डेटा बर्निंग। पहले सॉफ्टवेयर आता था डेटा बर्निंग सॉफ्टवेयर, जब ये मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव नहीं होते थे ना, तो सीडी में डेटा को राइट किया जाता था, तो सीडी में डेटा को लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार डाटा राइट लिखने के बाद सामान्य रोम की तरह होता है, दोबारा नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख सकते इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला ईपी रोम, यह भी एक प्रकार का रोम है जिसमें उपयोग के अनुसार डेटा को मिटाकर नया लिख सकते हैं। इसमें डेटा मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों, पैराबैंगनी किरणों का काम किया जाता है। ईईपी रोम, है ना, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह रोम का उत्तम प्रकार है, इसमें डेटा को मिटाने और नए डेटा लिखने के लिए हाई वोल्टेज करंट का प्रयोग किया जाता है। आपके जितने पेन ड्राइव है वो ईईपी रोम है ना, आप बार बार उसमें डेटा लिखते हो और मिटाते हो, ठीक है। यूवीईपी रोम, है ना, जिस प्रकार ईपी रोम में डेटा मिटाने के लिए, लिखने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणें का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यूवीईपी रोम में भी डेटा बर्न किया जाता है। छोड़ दो इसको। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसमें सूचनाओं को पढ़ा लिखा जा सकता है, इसमें नहीं लिखा जा सकता। ये अस्थायी होती है, ये स्थायी होती है। लाइट बंद होते ये बंद हो जाता है, ये नहीं होता, ठीक है। चलिए कैश मेमोरी, कैश भी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, इस पे समय दे रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। ये कैश मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग किए गए डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मैं आपको बताया ना मेरे रण बाकुरो, ये देखो ये रैम है और ये सीपीयू है। सीपीयू कौन से डेटा को प्रोसेस करता है, रजिस्टर के डेटा को, ये पूछा जाता है। पर अगर बार बार एक ही डेटा यूज हो रहा है तो वो डेटा कहां यूज के स्टोर हो जाएगा, कैश मेमोरी में। तो फिर सेकेंडरी यहां से डेटा लाने के बजाय फटाफट डेटा यहां से भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं फटाफट। बार बार उपयोग होने वाले डेटा को कहां करता है, कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास स्थित मेमोरी, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा पहुंचने में कम समय लगता है, तीव्र होती है, बता दिए। या सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करती है। इसका आकार 256 KB 4 MB तक होता है। मदरबोर्ड पे लगा होता है, इसको आप उखाड़ नहीं सकते। कैश मेमोरी 3 प्रकार की होती, छोड़ दो, ठीक है। रजिस्टर डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है। कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथ में मिलकर बनी होती है। सीपीयू में उपस्थित रजिस्टर स्टोर करने का कार्य करता है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है। रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित होती है, अतः इसकी गति तीव्र होती है। याद रखना सबसे छोटी मेमोरी है रजिस्टर, और सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस करता है। और रजिस्टर कहां बने रहता है, रैम में ही रहता है, ठीक है। एक तरफ रैम, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर, ठीक है। जो आपको मैं मैप बताया, ये देखो क्या होता है, रजिस्टर में स्थित डेटा को ही आपका प्रोसेस किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जिसमें सभी गणनाएं की जाती है, इसकी भंडारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम, है ना, मेमोरी के एक लोकेशन को पढ़ने या लिखने में जो समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेस टाइम मतलब अगर मान लो आप कोई फाइल को खोलते हो, है ना, जो आप एक वर्ड फाइल खोलते हो जो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, उसको खोलने में जितना समय लगा है, डेटा को बाहर आने में जितना समय लगा, उसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम। जितना कम एक्सेस टाइम होगा उतनी जल्दी डेटा खुलेगा, और जितना ज्यादा एक्सेस टाइम होगा उतने लेट से डेटा खुलेगा, ठीक है। मेमोरी साइकिल टाइम, दो स्वतंत्र कार्यों को सुचारू रूप शुरू करने के मध्य का समय मेमोरी साइकिल टाइम होता है, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी मतलब जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रखे रहते हो, जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रखे रहते हो, ठीक है।
चलिए एक बार और थोड़ा समय दे देते हैं। ये है कढ़ाही, है ना, ये है कढ़ाही और इसमें सब्जी बना है। कौन सी सब्जी बना है? गणेश पूजा चल रहा है तो वेज सब्जी बना लेते हैं। इसमें है आपका पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, ठीक है। ठीक है, ये है आपका बांगा और इसमें क्या है? भात है। इसमें क्या है? भात है, ठीक। ये है आपकी थाली, क्या है? ये आपकी थाली, ठीक है। ये आपकी थाली है। थाली में ये आधा भात हो गया, ये आधा सब्जी हो गया। इतना जगह बचा है जिसमें थोड़ा जगह अचार वचार ले लिया है, सलाद ले लिया है। इतना जगह बचा है जिसमें आप भात और सब्जी को मिला के खाओगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए द्वितीयक मेमोरी। यहां से आपको भात और सब्जी को लेके आना है, यहां प्रोसेस करना है। ये दोनों क्या हो गए? द्वितीयक मेमोरी। ये दोनों क्या हो गए? द्वितीयक मेमोरी। ये क्या हो गया? रैम हो गया। ये क्या हो गया? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। अब यहां से भात को उठा के लाए, यहां से सब्जी को उठा के लाए। अब यही चीज प्रोसेस होगा। ये जो जगह बची है, ये जो जगह बची है, ये है क्या? आपका सीपीयू और रजिस्टर। प्रोसेस यही होगा, ठीक है, प्रोसेस यही होगा। आप क्या करोगे? यहां से भात लोगे, यहां से सब्जी लोगे, मिलाओगे, खाओगे। यहां से भात लोगे, सब्जी लोगे, मिलाओगे, खाओगे, ठीक है। फिर वो खत्म हो जाएगा, अपने जगह पहुंच जाएगा, ठीक। तो भैया द्वितीयक मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। अगर आप भात और सब्जी को नहीं खाओगे तो वो कहां रखे रहेगा? द्वितीयक मेमोरी में रखे रहेगा। अगर आप इसमें के भात और सब्जी को नहीं खाओगे तो उसको क्या किया जाएगा? या तो गाय को खिला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। मतलब लाइट गोल हुई, इसका काम खत्म। और इसमें आप खाओ या ना खाओ, लाइट जाए या ना जाए, ये यही रहेगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया? चलिए, ठीक है। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी कहते हैं, या स्थायी मेमोरी है। इसमें सूचना को स्थायी रूप से रखते हैं, ठीक है। वही सब चीजें हैं, सुरक्षित रहता है, लाइट गोल होने के बाद भी डेटा नहीं जाता है, ठीक। द्वितीयक मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। क्रमानुसार मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस में जैसे आप डेटा को स्टोर किए हो उसी फॉर्म में डेटा को आप रिट्रीव कर सकोगे, उसी फॉर्म में डेटा को आप ले पाओगे, है ना। अब अगर सीक्वेंशियल एक्सेस में आप जाते हो, किसमें? सीक्वेंशियल एक्सेस में, तो यहां है ए बी सी डी ई। अगर आपको ई अक्षर चाहिए तो आपको ए बी सी डी से गुजरना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में क्या है? अगर आपको ई चाहिए तो ए बी सी तक नहीं जाना है, डायरेक्ट ई में आओगे, ई को लेके जाओगे। चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क में क्या आता है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक टीने का डब्बा होता है, उसके अंतर्गत मैग्नेटिक डिस्क रहता है, उसी पे डेटा स्टोर होता है ना। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? उसके अंदर भी एक फ्लॉपी होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? सीडी, डीवीडी, बीआरडी। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। एसएसडी बोलते हैं, अभी खूब चल रही है एसएसडी, ठीक है। ये एसएसडी क्या होता है पता है? जो आपका मेमोरी कार्ड है ना, मेमोरी कार्ड, उसी को बड़ा कर दिए हैं और पावरफुल कर दिए हैं, वही है एसएसडी, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर ना चक्री लगे रहता है जो घूमता है। हार्ड डिस्क को अभी चलते सुनोगे ना तो करके बजता है, क्योंकि उसके अंदर का मोटर घूम रहा है, ठीक है। और वो घूम रहा है मतलब वो खराब जल्दी होगा, ठीक। और ये एसएसडी क्या होता है? एसएसडी प्लास्टिक का मेमोरी कार्ड है, ठीक है। उसमें जैसे प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड में आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही है वह, पर थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो अभी एसएसडी, हार्ड डिस्क की जगह क्या यूज होता है ज्यादा? एसएसडी। मेरे कंप्यूटर में भी है। हार्ड डिस्क में अगर कंप्यूटर को चालू होने में 5 मिनट लगता है तो एसएसडी से चालू होने में 2 मिनट लगेगा, ठीक है। चलिए, ये सीडी डीवीडी आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रमानुसार मेमोरी, ठीक। इसका आविष्कार 1928 में फ्रिट्ज पिप्लिनमर ने किया था। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज है, रीराइटेबल होता है। इसमें बड़ी सूचनाओं के संग्रहण के लिए करते, किंतु चुंबकीय टेप में लिखना पढ़ना फ्लॉपी की अपेक्षा धीरे होता है। इसमें डेटा को एक क्रम में ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क में पहला क्या आएगा? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में ये आप फ्लॉपी देख सकते हो, पहले फ्लॉपी आता था,
पतला पतला, इसके फ्लेक्सिबल आकार के कारण इसे फ्लॉपी कहते थे। ठीक है, आईबीएम ने इसका आविष्कार किया था। ठीक, इसमें आपका इसकी कैपेसिटी पूछता है। ठीक है ना। डबल साइड हाई डेंसिटी, इसकी मानक भंडारण क्षमता होती है 1.44 MB। सोचो पहले के कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगता था और स्टोरेज क्या होती थी, MB में होती थी भैया, सिर्फ MB में। कितना धीरे काम करता होगा। अब तो आपकी एक फोटो 1 GB की हो जाती है। सोचो उस समय MB में काम होता था। ठीक है, उसके बाद हाई डेंसिटी और डबल साइड वाला का कितना रहेगा, 2.88 MB। और वही फ्लॉपी डिस्क, इतने से स्टोरेज से पहले काम चलता था कंप्यूटर का। सोचो पहले मेमोरी कार्ड जब वो आया था ना आपका 6600 मोबाइल, और वो नाटक चलता था क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और एक और चलता था, तो उसमें सब लोग 6600 मोबाइल दिखाते थे, जैसे अभी आईफोन दिखाते ना। तो 6600 मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगता था, और वो मेमोरी कार्ड कितने का होता था पता है, 128 MB का, 56 MB का, 128 MB का, और उसका रेट होता था 2500 3000। इतना कम स्टोरेज रहता था। सोचो। ठीक है, तो ये फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी पूछता है, सिंगल साइड, डबल साइड। डबल साइड में 1.44 MB, डबल साइड एक्स्ट्रा में 2.8 MB। ठीक है, चलिए जो जरूरी है वही बता रहा हूं। हार्ड डिस्क, ये आप हार्ड डिस्क देखे हो। ठीक है, आपको सेगेट का, वेस्टर्न डिजिटल का मिल जाएगा। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मोटर रहता है और सीडी लगी रहती होती है लोहे की, उसी में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसका आविष्कारक फ्रिट्ज प्लूफर ने इसका भी किया था, हार्ड डिस्क का। ठीक, चलिए हार्ड डिस्क के घटक, प्लाटर, गोल्ड डिस्क जो एल्यूमिनियम सिरेमिक से बनी होती है, जो मैग्नेटिक मटेरियल से लेपित होती है, दोनों तरफ इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। जो डिस्क है सीडी जैसे, उसको बोलते हैं प्लाटर। उसके बाद होता है रीड राइट हेड। ठीक है, चलिए इतना जाना नहीं है। हाँ, फैट का फुल फॉर्म पूछता है। यह एक प्रकार का फाइल सिस्टम है जो हार्ड ड्राइव के लिए बनाया गया है। फाइल एलोकेशन सिस्टम मतलब फाइल बनाने वाला सिस्टम। किसमें काम करता है, हार्ड डिस्क में। जिप डिस्क, ये देखो जिप डिस्क है, मैग्नेटिक प्रकार है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन जिप डिस्क। विंचेस्टर डिस्क, ये दिखा है आपका विंचेस्टर डिस्क। ये क्या होता है, विंचेस्टर डिस्क हार्ड डिस्क का एक प्रकार है। यह मैग्नेटिक द्वितीय मेमोरी है। दो या दो अधिक हार्ड डिस्क को एक सेंट्रल स्पॉट में मदद में एक साथ सेट किया जाता है। रीड राइट हेड अलग होता है। एक हार्ड डिस्क में एक ही होता है सीडी जो घूमता है। विंचेस्टर में 2-3 सीडी रखते हैं और मोटा हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होगा, सीडी डीवीडी है ना, सीडी डीवीडी बीआरडी एचवीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बोलते हैं। सीडी में 700 MB क्षमता होती है। ठीक है, सीडी आरडब्ल्यू है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसमें डेटा को फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी कितनी होती है क्षमता, इसकी होती है आपका सिंगल लेयर की 4.7 GB और डबल लेयर की 8.5 GB। ब्लू रे डिस्क, इसकी 25 GB और 50 GB। HVD है ना। चलिए ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है। यह USB पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह दिखने वाला ड्राइव होता है। 1 GB 1 TB वर्तमान में कौन सा है, EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले है ना। USB यूनिवर्सल सीरियल बस से जोड़ा जाता है। मेमोरी कार्ड, ये देखो मेमोरी कार्ड है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। चलो बता ही दिए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, डेटा का बढ़ते क्रम, ये पूछा था। सीडी में 700 MB, डीवीडी में 4 GB, ब्लू-रे में 25 से 30 GB, HVD में 6 TB। ठीक है, ये पूछा है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी फ्लॉपी डिस्क कितना, 1.4 MB
फिर सीडी, डीवीडी, एचडी, ब्लूरे, एचवीडी, ठीक है। अन्य मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये काल्पनिक मेमोरी होती है, ठीक है। रैम की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए कम हो जाती है तो सीपीयू द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग करता है। बफर मेमोरी वो होती है जहां पे डेटा अस्थायी रूप से रहता है। क्या होता है, मैं इसका बेस्ट उदाहरण दिखा रहा हूं, है ना। मान लो आप कुछ चीज प्रिंट कर रहे हो और प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेज दिए, पर प्रिंटर में पेज नहीं है, तो क्या दिखाएगा, प्रिंटर दिखाएगा, पेज नहीं है। फिर जैसे ही पेज डालोगे वो पुरानी चीज क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो जो आपका डॉक्यूमेंट कहां से उठा, प्रिंटर के बफर में से उठा, प्रिंटर के बफर मेमोरी में से उठा। तो यह अस्थायी मेमोरी होती है, काम को चलने के लिए करता है। अब देखिए YouTube में आप लोग वीडियो देखते हो, तो वीडियो तो YouTube में है नहीं, है ना। अब हमारी लाइव क्लास चल रही है, हमारी लाइव क्लास चल रही, तो मैं यहां लाइव पढ़ा रहा हूं, आप YouTube में देख रहे हो। तो हमारी क्लास जो लाइव चल रही है उससे कुछ समय पीछे क्या चलता है, YouTube चलता है। कुछ समय पीछे क्या चलता है, YouTube। तो वो जो थोड़ा देर का गैप है वो कहां स्टोर रहता है, बफर में स्टोर रहता है। उससे क्या होता है, वीडियो कंटिन्यू चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। आपके बफर में जो डेटा स्टोर है वो इसीलिए स्टोर रहता है ताकि कंटिन्यू काम होते रहे, ठीक है। अब YouTube में कुछ वीडियो देख रहे हो, तो उस वो 10 MB का वीडियो है, तो इसका 1 MB कहां स्टोर हो जाएगा, बफर में। फिर 1 MB का वीडियो चलेगा, अगला 1 MB बफर में, फिर चलेगा, फिर अगला 1 MB बफर में। तो बफर में क्या होता है, बफर में चीजें स्टोर होती है, ठीक है। चलिए, स्पूलिंग, इस मेमोरी का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व बफर में भेजना क्या कहलाता है, स्पूलिंग कहलाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डेटा लेके प्रिंट करता है। बैकअप डेटा का बैकअप लेना। तो दोस्तों ये आपका खत्म हो गया क्या, मेमोरी। और मेमोरी मैं बहुत ढंग से पढ़ाया हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कितना समय हो गया, 27 मिनट। चलिए एक आध छोटा टॉपिक और पकड़ लेते हैं फटाक से। एंटीवायरस देख लेते हैं। वायरस को सुरक्षा करने के लिए क्या है जी, एंटीवायरस है, ठीक है। कुछ एंटीवायरस के नाम देख लो, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा एंटीवायरस का, है ना। नॉर्थन, मैकफी, क्विकिल, एविस्ट, अवीरा, एनपीएवी खूब चलते हैं इंडिया में, नेट प्रोटेक्टर, ठीक है। उसके बाद एवीजी, बीट डिफेंडर, ठीक है, पांडा, कैस्पर स्काई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं एंटीवायरस क्या होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। देखिए, जब सिस्टम में नया वायरस आता है तो उसे वायरस की एक कॉपी एंटीवायरस सिस्टम कहां भेजता है, अपने सर्वर में भेजता है, जहां वो सर्वर उसके लिए क्या करता है, एक प्रोग्राम बनाता है जो एंटीवायरस को खत्म करे। फिर जब एंटीवायरस अपडेट होता है तो वो प्रोग्राम कहां होगा, आपके एंटीवायरस में इंस्टॉल होगा, जो आपके कंप्यूटर में वायरस है उसको खत्म करेगा, ठीक है। वायरस का पूरा नाम क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीट, जो कंप्यूटर कोड है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या था, ब्रेन था। इसकी पहचान 1986 में की गई थी। एक बार पूछा है, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस क्या है, हैप्पी बर्थडे जोशी, ठीक है। 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमार्फिक वायरस का एक उदाहरण है, ठीक। ये भी हो गया, ठीक है। फायरवॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फायरवॉल ये सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। फायरवॉल बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाता है। एवीजी एंटीवायरस निःशुल्क है। विंडोज फायरवॉल द्वारा वायरस एवं वार्म को रोका जाता है, ठीक है। आप देखना फायरवॉल दिखाता है, आपके विंडोज में एक फायरवॉल दिखाता है, ठीक है। पुराने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एंटीवायरस डालना पड़ता था, लेकिन विंडोज 10 में इनबिल्ट एंटीवायरस है, उसमें नहीं भी डालोगे तो चलता है। फायरवॉल एक वॉल, फायरवॉल
ये क्या करेगा, सभी चीज जो कंप्यूटर में आ रही है उसको चेक करेगा कि ये सही है या नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा और जो सही है उसको कंप्यूटर में जाने देगा, फायरवॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विंडोज फायरवॉल द्वारा वायरस एवं वार्म को रोका जा सकता है। ठीक है, रूटकिट एक मालवेयर है जो किसी अन्य कंप्यूटर के साथ आधिकारिक हक प्रदान करता है। हैकर रूटकिट का प्रयोग करके सिस्टम में बैठकर क्या करते हैं, हैक कर सकते हैं। फायरवॉल एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें फायरवॉल मिलता है। फायरवॉल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंटीवायरस जैसा ही काम करता है फायरवॉल भी। ये भी क्या करता है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं वही कंप्यूटर में जाने देता है, बाकी चीजों को ब्लॉक कर देता है। कौन, फायरवॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, नाम से ही है ये तो। ठीक है, फायरवॉल एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्राप्त होता है या कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। फायरवॉल सिस्टम को अनाधिकृत यूजर के प्रवेश से बचाता है। मतलब कोई फालतू आदमी जो है वो उसमें लॉगिन नहीं कर सकता, गलत करेगा तो फायरवॉल रोक देगा। विंडोज डिफेंडर या विंडोज के लिए एकीकृत एंटीवायरस और फायरवॉल एंटी मालवेयर समाधान है। ठीक है, फायरवॉल परिभाषा, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अथवा सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करोगे उसका फायरवॉल रहेगा। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के बीच स्थापित किया जाता है। दोनों के बीच डेटा का जितना आदान प्रदान होता है फायरवॉल से होकर गुजरता है। इस प्रकार फायरवॉल एक दीवार के रूप में कार्य करता है जो हमारे नेटवर्क, कंप्यूटर, हैकर, वायरस, मालवेयर से बचाता है। एंटीवायरस जैसे काम करता है। ठीक है, फायरवॉल के प्रकार, ठीक है इसके प्रकार छोड़ दो। प्रॉक्सी सर्वर, ये देख लेते हैं। प्रॉक्सी का अर्थ होता है एक इंटरमीडिएट की तरह कार्य करना और एक एजेंट की तरह कार्य करना जो क्लाइंट और सर्वर के मध्य इंटरफेस करता है। प्रॉक्सी सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर के लिए इंटरफेस की तरह कार्य करता है एवं क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर तक ले जाता है। तत्पश्चात सर्वर के द्वारा भी रिक्वेस्ट आंसर को प्रॉक्सी सर्वर्स के माध्यम से क्लाइंट तक ले जाता है। ये है आपका सर्वर कंप्यूटर, है ना, जहां पूरा डेटा स्टोर है, और ये है आपका क्लाइंट कंप्यूटर जिसको आप यूज कर रहे हो। इसके बीच होगा एक क्या, प्रॉक्सी सर्वर। क्या होगा, एक प्रॉक्सी सर्वर। आप कुछ भी इस सर्वर से कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो वो प्रॉक्सी सर्वर में जाएगा। वो किस में जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर में, और प्रॉक्सी सर्वर यहां से लेगा और ये जो भी भेजेगा वो पहले प्रॉक्सी सर्वर में जाएगा, यहां चेक होगा, फिर ये यहां जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर के होने के कारण इसकी ओरिजिनल पहचान इसको नहीं पता चलेगी और इसकी ओरिजिनल पहचान इसको नहीं पता चलेगी। जब ओरिजिनल पहचान पता ही नहीं चलेगी तो कंप्यूटर हैक कैसे होगा। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम ये है। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर, ये क्या होता है, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सत्यापित करने के लिए। अभी आप अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाते हो ना, तो उसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहता है। क्यों, अगर भैया इतने लोगों के कागज में अगर हस्ताक्षर करने बैठेगा ना कलेक्टर, तो जिंदगी भर हस्ताक्षर ही करते रह जाएगा। तो क्या करता है, कंप्यूटर में आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद मान लो 1000 डॉक्यूमेंट है, हजारों में क्लिक मारे, सब में डिजिटल हस्ताक्षर हो जाएगा, नीचे छप जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एंटीवायरस भी हो गया। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। आज के लिए इतना काफी है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो, कुछ सुधार हो तो वो भी बताइए। ठीक है, अभी बैक टू बैक क्लास चल रही है, इसीलिए ये क्लास लाइव नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हो रही है। ठीक है, ये जैसे ही यूट्यूब पे चलेगा आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो कैसी लगी क्लास, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी डाउट है आपको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।